Assalamu alaikum students. How are you beta? Hope so you all would be fine. So welcome to tutrick.com beta, which is the free study platform for the students of O levels, metric, FSC and A levels. इसको आप ज्वाइन करें बेटा, और इसको ज्वाइन करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है ज्वाइन करने में, वो बेटा विजिट करें www.tutrick.com। वहां पर जाकर आप बेटा साइन अप करें विद योर जीमेल आईडी और विद एनी ऑफ योर ईमेल आईडी। वहां पर आप रजिस्टर करने के बाद आपका जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर बेटा आपने क्या करना है, यू हैव टू ज्वाइन द क्लासेस ऑफ इन विच यू आर स्टडिंग। आप जब उस क्लास को ज्वाइन करेंगे उसमें आपको काफी ग्रुप्स मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो आपने बेटा उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, राइट। उन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद आपको जो है वहां पर स्केड्यूल मिल जाएगा जिस टाइम पर आपकी क्लास होती है, और आपको जो है ट्यूटर्स भी मिल जाएंगे। और कुछ दिनों तक जो है आपको बेटा प्ले बैक्स भी मिल जाएंगे जिसमें जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, ताकि जो लेक्चर्स आपके मिस हुए आप उनको सुन लें, राइट। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बेटा मैं अपने बारे में भी बता देती हूँ। आई एम मिस अशरफ एंड आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी क्लासेस फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन कैम्ब्रिज एग्जाम्स 2022। और हमने जो है बेटा क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम क्विकली जो है एक रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर की, राइट। और इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि हम पेपर 1, 2 और 6 को भी सॉल्व करें जितना भी हमसे हो सकता है, राइट। तो हम अभी बस क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे पास जो है कुछ बच्चों ने ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। और आज हमने होम्योस्टेसिस को कंप्लीट करना है और इसके बाद जो है फिर हम इसका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 6 भी करेंगे। चलें, ओके। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें साथ साथ जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। चले, होम्योस्टेसिस बेटा क्या होता है? होम्योस्टेसिस जो है, दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। हम इसमें एग्जांपल्स देखें। अगर टेम्परेचर जो है बाहर बेटा ज्यादा है या कम है तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है इट शुड बी मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट लेवल डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल के साथ साथ हमारी बॉडी का अंदर भी जो है अगर कोई आउटसाइड कंडीशन चेंज होती है तो उसको भी हमने क्या करना होता है, या हमारी बॉडी क्या करती है, इट हैज टू ब्रिंग दैट कंडीशन टू नॉर्मल और एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द होम्योस्टेसिस, जिसमें क्या होता है जो भी हमारी बॉडी में कंडीशंस कम या ज्यादा होते हैं, जैसे ग्लूकोज का आप लेवल देखें, ब्लड में ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट शुड बी मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट लेवल विच इज 80 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड, राइट। तो इस कंडीशन को कम है या ज्यादा है, जब इसको हम नॉर्मल कंडीशन में लेकर आते हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द होम्योस्टेसिस, राइट। इसकी फर्दर टाइप्स हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा है कि ग्लूकोज की कंडीशन जो है दैट इज मेंटेन्ड एट नॉर्मल कंसेंट्रेशन। इसी तरह वाटर जो है उसकी कंसेंट्रेशन भी ब्लड में हाई हो सकती है,
ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ब्रॉट बैक टू द नॉर्मल। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो भी हमारी बॉडी के अंदर भी हाई हो सकता है, राइट, दैट कैन डैमेज द एंजाइम्स। और इसी तरह जो टेम्परेचर है आउटसाइड द बॉडी वो भी आप देखिए समर में जो है दैट इज हाई और विंटर में आप देखें तो दैट इज लो। तो इस केस में भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज मेंटेन्ड, वो कितना होता है, दैट इज ऑलवेज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो 37 पर जो हमने मेंटेन करना है या बॉडी हमारी मेंटेन करती है थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज द होम्योस्टेसिस। ठीक है, अच्छा इसमें जो है फर्दर आप देखें, वन इज द थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन्स हीट, तो इसमें क्या है, दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो दैट इज नोन एज द थर्मो रेगुलेशन। बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है दैट्स द थर्मो रेगुलेशन। अच्छा, अब दूसरा प्रोसेस देखें, ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज द ऑस्मो? ऑस्मो हम किसके लिए करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, या वाटर एंड सॉल्ट्स का जो बैलेंस है इनटू आवर बॉडी, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ यू हैव टेकन मोर वाटर या आपने कोई सॉल्टी चीज खाई है तो उसमें क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर अगर ज्यादा वाटर हो जाए तो दैट कैन डैमेज द सेल्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग में इन चैप्टर नंबर 2 we have studied about the fusion and osmosis। साथ साथ हम प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते जाते हैं। अगर देखें टेम्परेचर बेटा इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं होगा तो इट विल, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम पर ना होने का क्या नुकसान हो सकता है, इट विल डीनेचर, हाई टेम्परेचर विल डीनेचर एंजाइम्स, राइट। अच्छा, अगर लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर क्या करेगा, हाई विल डीनेचर एंजाइम्स, और जो लो है, लो क्या करेगा, लो बेटा इट विल, at low temperature enzymes will be inactive। ठीक है, तो इसलिए जो है टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट लेवल व्हिच इज 37 फॉर आवर बॉडी। अच्छा, दूसरा जो हमने किया है दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन, एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ, किसका है ये, इट्स द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इनसाइड आवर बॉडी। चलें इसके हम देख लेते हैं इसका नुकसान क्या होगा अगर आप देखें कि ब्लड के अंदर वाटर ज्यादा हो जाए। ठीक है, अगर ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर इफ देयर इज हाई वाटर कंटेंट, अगर यहाँ पर पानी आप देखें ज्यादा है, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इट हैज सम सेल्स इनटू इट, इसके अंदर सेल्स होते हैं, राइट। अच्छा, अगर प्लाज्मा के अंदर वाटर हाई होगा तो सेल्स के अंदर, हम हाई कह रहे हैं तो हाई मीन्स कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं विद रेड ब्लड सेल्स। इट मीन्स रेड ब्लड सेल्स हैव लो वाटर कंटेंट एंड इन द प्लाज्मा देयर इज हाई वाटर कंटेंट। हम इसको रेड ब्लड सेल्स के इनर एटमॉस्फेयर के साथ कंपेयर करके कह रहे हैं कि इट हैज हाई वाटर कंटेंट। अच्छा, अगर बाहर पानी ज्यादा है, इनसाइड द सेल्स इट इज लेस, तो इस केस में क्या होगा, वाटर विल मूव इनसाइड, वाटर जो है it will, high water it will move inside the cells by osmosis। ठीक है, अच्छा, when it will move inside तो रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगे बेटा, रेड ब्लड सेल्स जो हैं they will swell and ultimately they will burst। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो वाटर की कंसंट्रेशन है दैट शुड बी मेंटेन्ड एट द कांस्टेंट लेवल। एक तो ये रीजन है। इसके साथ आप ऑपोजिट देखें, इफ बेटा देयर इज लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, राइट, दिस इज द प्लाज्मा, एंड इफ इट हैज लेस वाटर कंटेंट, इट हैज लेस वाटर कंसंट्रेशन, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखें इनसाइड के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर जब हम कहते हैं कि आउटसाइड दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, तो इट मींस कि हम उसको किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर आप देखें कि आउटसाइड और इनसाइड द ब्लड और प्लाज्मा वी आर सेइंग कि वाटर कंटेंट जो है दिस इज लेस। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मा में जो है वाटर कंसेंट्रेशन कम है
तो इनसाइड द ब्लड सेल्स यहां पर क्या होगी, इट विल हैव द हाई वाटर कंटेंट। ठीक है, हाई के लिए मैं अपवर्ड एरो शो कर देती हूँ, हाई, इट विल हैव हाई वाटर कंटेंट, राइट। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, इफ इनसाइड द सेल देयर इज हाई वाटर कंटेंट एंड आउटसाइड देयर इज लो वाटर कंटेंट, so water will move from outside to, will move from cells to outside into the plasma। यहाँ पे वाटर मूव करेगा आउटसाइड और इसके रिजल्ट में व्हाट विल हैपन, ये जो सेल है, दिस सेल विल श्रिंक। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन डिटेल। इस केस में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, दे विल श्रिंक, अल्टीमेटली कॉजिंग द डेथ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। इस केस में भी डेथ हो जाएगी। और अगर बाहर जो है प्लाज्मा में वाटर कंसेंट्रेशन हाई हो जाए तो वाटर विल मूव इनसाइड द सेल्स बाय ऑस्मोसिस एंड दैट विल आल्सो कॉज द बर्स्टिंग ऑफ द सेल्स। ठीक है, इसमें भी डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली और इसमें भी डेथ हो जाएगी। तो बेटा इस तरह की सिचुएशंस को प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, देयर शुड बी कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर एज वेल एज सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स में रिवर्स कंडीशन हो जाएगी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ऑस्मोसिस। तो एक मैंने आपको सिचुएशन बताई है, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स एट इक्विलिब्रियम। अगर ये इक्विलिब्रियम पर नहीं होंगे तो ये वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। अच्छा, जो थर्ड है दैट कैन हेल्प इन मेंटेनिंग द कांस्टेंट लेवल इन द बॉडी, दैट इज विद एक्सक्रीशन। ठीक है, अभी अभी हमने चैप्टर एक्सक्रीशन कंप्लीट किया है। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं और विच आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, राइट। जब हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाते हैं तो पीछे जो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं होते, विच कैन नॉट डैमेज द बॉडी। तो एक्सक्रीशन इन इज आल्सो हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर यूरिया की कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगी ब्लड में, again that will make a hypertonic and hypertonic solution which will lead to the death of the cells, right? So for these, to avoid these problems, homeostasis is very important in the body. अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये बेटा जो homeostasis है, how is this maintained? Examples हम करते हैं। अच्छा, homeostasis में मैंने आपको बताया है, वन इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में इसको करने से पहले हम स्किन का स्ट्रक्चर करेंगे। अच्छा, ऑस्मोरेगुलेशन जो है उसको हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। अच्छा, होम्योस्टैटिक कंट्रोल के लिए कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, दे शुड बी प्रेजेंट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक जो है बेटा स्टिमुलस है। What is the stimulus? That is any internal or external agent that brings a change इनसाइड द बॉडी। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल्स हम कुछ कर लेते हैं। स्टिमुलस में जो है जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन एक नॉर्मल है, ठीक है। अगर उससे अबव हो जाए, अबव और लो कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जो है, दैट इज द ग्लूकोज की जो कंसेंट्रेशन है अबव नॉर्मल एंड बिलो नॉर्मल, दैट्स द स्टिमुलस। 80 मिलीग्राम्स पर 100 ml जो है, दैट इज बिटन नॉर्मल। अगर इससे अबव हो जाती है या इससे बिलो होती है, दैट इज द स्टिमुलस विच विल ब्रिंग चेंज इनटू आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी फिर क्या करेगी, कुछ मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करेगी विच विल ब्रिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज टू नॉर्मल। इसी तरह अगर वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है या लो है तो दैट इज ऑल्सो द स्टिमुलस, राइट। अच्छा, रिसेप्टर्स जो है ये बेटा क्या करेंगे, दे विल डिटेक्ट द स्टिमुलस। डिटेक्टर्स हमें बताएंगे कि जो कंसेंट्रेशन है दैट इज हाई और लो। इसी तरह रिसेप्टर्स जो है वो हमारी स्किन में भी प्रेजेंट हैं, दैट विल डिटेक्ट द टेम्परेचर। ठीक है, आप देखें कि हमें जो ठंडी चीज है या ठंडा है वो फील होता है ऑन आवर स्किन, सबको फील होता है ना। इसी तरह अगर कोई गर्म है, हॉट ऑब्जेक्ट है, हाई टेम्परेचर है, दैट इज ऑल्सो डिटेक्टेड बाय सम ऑफ द सेल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, दे आर द रिसेप्टर जो डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलस को, वो हमें बताएंगे कि ये जो है कंडीशन अबव नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल है। ठीक है, कोई चीज ठंडी है, कोई चीज गर्म है, जो डिटेक्ट करते हैं उनको हम डिटेक्टर्स भी बोलते हैं और उनको हम जो है रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। अब रिसेप्टर क्या चीज हो सकती है बेटा, इट कुड बी अ सेल। अच्छा, ये जो है बेटा एक सेल भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है,
जैसे आप आई देखें, नोज देखें, टंग देखें, ठीक है, ऑर्गन भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है दीज कुड ऑल्सो बी द नर्व एंडिंग्स भी हो सकती हैं। नर्व एंडिंग्स, ऑर्गन, सेल, कुछ भी हो सकता है हमारी बॉडी में विच विल डिटेक्ट एंड लेट और बॉडी नो के चेंज हुआ है। तो बॉडी हमारी क्या करेगी, हमारी बॉडी जो है एक करेक्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगी। जब रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे दे विल सेंड द मैसेज टू द बॉडी, सम स्पेसिफिक पार्ट्स इन द बॉडी, और वो क्या करेंगे, वो बेटा एक करेक्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। और करेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो इट ब्रिंग्स बैक द कंसंट्रेशन टू नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, नेगेटिव क्यों बोलते हैं, आप देखिए अगर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन हाई है ब्लड में तो करेक्टिव मैकेनिज्म विल ब्रिंग इट टू नॉर्मल। हाई है तो ये लो करेगा, हाई एंड लो आर ऑपोजिट एक्शन, सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अच्छा हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे, इट विल बी मोर अंडरस्टूड देन। एग्जाम्पल जो है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ द वाटर पोटेंशियल, ठीक है, और दूसरी जो है दैट्स ऑफ द ग्लूकोज। अच्छा, इसमें जो है बेटा वाटर कंटेंट आप देखें, चले, अच्छा इसमें आप देखिए बेटा जो वाटर कंटेंट है ब्लड का, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल। अब टू मच सॉल्ट और स्वेटिंग है, टू मच, अच्छा अगर जो है यू हैव ड्रंक टू मच वाटर तो ये इसमें क्या हो जाएगा, अबव नॉर्मल हो गया, वाटर कंटेंट ऑफ द ब्लड इज हाई। हाई कुड बी बाय ड्रिंकिंग टू मच वाटर। High concentration is the stimulus. Do let me know beta if the screen is shared. Okay. अच्छा, ये बेटा नॉर्मल कंसेंट्रेशन है। अगर अबव नॉर्मल हो जाए हाई कंसेंट्रेशन, सो हाई कंसेंट्रेशन इज द स्टिमुलस। इसी तरह आप देखें कि अगर लो कंसेंट्रेशन होती है, आप ये देखें लो कंसेंट्रेशन इज ऑल्सो द स्टिमुलस। हाई होगी या लो होगी, पहले हम हाई को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हाई कंडीशन में क्या होगा, हाई में जो है आप देखें, इसमें हमने पढ़ा था किडनी में क्या होता है बेटा, हार्मोन इज रिलीज्ड विच इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसको हम जो है वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। दिस इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दिस इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और एडीएच, अच्छा इसका काम क्या होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनीज। इसने क्या करना है, इट विल रीएब्जॉर्ब वाटर। अच्छा, कहां से कहां करेगा, ये किडनी नेफ्रॉन से, ठीक है, नेफ्रॉन से ब्लड में लेकर जाएगा। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे पास ब्लड में ऑलरेडी बेटा देर इज हाई कंसेंट्रेशन, ब्लड में ऑलरेडी जो है देर इज हाई कंसेंट्रेशन, यू हैव ड्रंक मोर वाटर, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो ऑलरेडी ज्यादा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला गया, राइट। अच्छा, अब ऑलरेडी ब्लड में जो है हाई है, तो यहां से एब्जॉर्ब कितना होगा, रीएब्जॉर्ब कितना होगा, लेस ब्लड इज रीएब्जॉर्ब, ज्यादा नहीं होगा। तो लेस ब्लड को रीएब्जॉर्ब करने के लिए लेस एंटी डायूरेटिक इज प्रोड्यूस्ड। एंटी डायूरेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीएब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम किडनी नेफ्रॉन्स इनटू द ब्लड। अगर ऑलरेडी ब्लड में देयर इज अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, सो लेस इज रीएब्जॉर्ब्ड, राइट, सो लेस एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेन, और ब्रेन में भी कौन प्रोड्यूस करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द part of the forebrain that secretes antidiuretic hormone, right? So you need to remember it is secreted by the, or it is triggered by the hypothalamus in the brain. ठीक है, आगे हम इसको कोऑर्डिनेशन में स्टडी करेंगे डिटेल में। सो राइटिंग हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट राइटिंग ब्रेन विल नॉट गिव यू द मार्क्स। ब्रेन का जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग एंटी डायूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस, तो हमने बेटा ये हाइपोथैलेमस लाजमी मेंशन करना है, राइट।
अच्छा, ब्रेन में हाइपोथैलेमस विल डिटेक्ट कि देयर इज ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। अच्छा, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इट विल सिक्रीट लेस एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और लेस वाटर जो है इट विल बी रीअब्सॉर्ब। अच्छा, जब लेस वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है इनटू द ब्लड वो नॉर्मल तो हो जाएगी। अच्छा, अब जब लेस वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो यूरिन में जो है कितना वाटर एक्सक्रीट आउट होगा, high water is excreted out through urine. Why? Because less water was reabsorbed into the blood to make the concentration of water to normal, right? ये वाली कंडीशन होती है। अब आप देखें कि इसमें जो था इट वाज हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई जो है, हाई की वजह से लेस वाटर हैज बीन रीअब्सॉर्ब्ड बाय द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। लेस की वजह से क्या हुआ है, मोर यूरिन हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ये हो गया। अच्छा, एक तो हाई था और रीअब्सॉर्ब कितना हुआ है, लेस हुआ है। सो आप देखें कि दीज टू एक्शंस आर ऑपोजिट, हाई एंड लो आर ऑपोजिट, तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, इसका हम रिवर्स देखते हैं। रिवर्स होगा इन लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अच्छा, जब वाटर की कंसंट्रेशन जो है दैट इज बेटा बिलो नॉर्मल, राइट, व्हेन इट इज बिलो नॉर्मल तो ऑपोजिट होगा, बिलो में क्या होगा, आप देखें कि देयर इज लेस वाटर इनसाइड द, ओके, वाटर कंटेंट जो है आप देखें देयर इज लो, लो वाटर कंटेंट है। इस केस में आपने बताना होगा कि यूरिन की प्रोडक्शन बेटा हाई होगी या लो होगी। ठीक है, यूरिन प्रोडक्शन हाई होगी जब वाटर कंटेंट रीअब्सॉर्ब होके कम गया, जब रीअब्सॉर्ब होकर ज्यादा जाएगा तो उस केस में यूरिन की जो प्रोडक्शन है दैट विल बी, वो कितनी होगी, यूरिन की प्रोडक्शन लो होगी। अच्छा, जब वाटर कंसंट्रेशन इनटू द ब्लड दिस इज लो, तो फिर क्या होगा, लो की वजह से मोर वाटर शुड बी रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड ना, ज्यादा जाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा के लिए व्हाट विल हैपन, मोर एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ये मोर एंटी डायूरेटिक प्रोड्यूस करेगा। मोर एंटी डायूरेटिक क्या करेगा, इट विल रीअब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द किडनी, ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, अच्छा, जब ये ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करके, ज्यादा वाटर तो ब्लड के अंदर चला गया ना, तो किडनीज में कितना रह जाएगा, कम रह जाएगा, जिसकी वजह से लेस इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन, लेस एक्सक्रीट आउट होता है, मोर इज रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है, एंड लेस इज दिस। अब आप देखें कि यहाँ पर देयर वाज लो कंसंट्रेशन और एब्जॉर्ब कितना हुआ है, मोर या हाई हुआ है। लो एंड मोर या लो एंड हाई आर ऑपोजिट, ऑपोजिट काम हुआ है ना, टू ब्रिंग द कंसंट्रेशन back to the normal, so that's why it's known as the negative feedback mechanism, right? ये एक एग्जांपल हमने की है। अच्छा, इसी तरह जो है ग्लूकोज की भी हम कर लेते हैं। अच्छा, this is again another table which is showing the concentration of water into the blood. We have discussed through this table, that is sufficient. अच्छा, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा अगेन डेप्थ्स ऑफ द, Acha, this is another example showing the maintenance of body temperature at equilibrium. But before studying this, हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है स्किन का स्ट्रक्चर करेंगे। अच्छा, जनरली जो है मैं डिस्कस कर देती हूँ। अगर आप देखें कि बेटा बॉडी का टेम्परेचर जो है इफ इट फॉल्स, लेस हो गया है, तो हमारी बॉडी में ये वाले मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और इसके रिजल्ट में व्हाट हैपेंस, हीट इज रिटेन्ड इनसाइड द बॉडी, हाई जो है या हीट इज गेन्ड बाय द बॉडी, सो फॉल्स एंड गेन्ड आर ऑपोजिट, सो इट्स नोन एज द नेगेटिव फीडबैक। इसी तरह अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है इफ इट राइजेस, तो हमारी बॉडी में क्या होती है, कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं विच ब्रिंग द बॉडी टेम्परेचर बैक टू द नॉर्मल बाय, क्या होती है, बाय हीट लॉस मैकेनिज्म्स। अब ये कैसे कैसे हीट लॉस होती है, इसमें ब्लड वेसल्स डायलेट करते हैं। यू वांट अंडरस्टैंड बिफोर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, ठीक है, उसमें ही हम इसको डिस्कस करेंगे। सो नो नीड टू वेस्ट द टाइम हियर। हम ये एक ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन को भी स्टडी करते हैं। अच्छा, इसमें बेटा नेगेटिव फीडबैक आप देखें, ये जो है हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ दिस इज इनसाइड द ब्लड। अच्छा, जब इसकी बेटा कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है ग्लूकोज के इनसाइड द ब्लड, तो व्हाट हैपेंस अबव नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इज 80 मिलीग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड।
नॉर्मल हम कितनी कंसिडर करते हैं, दैट इज 80 मिलीग्राम्स पर ml, नॉट, ठीक है, पर ml नॉट 100, पर ml ऑफ ब्लड जो है 80 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द नॉर्मल कंसेंट्रेशन। अच्छा, अगर इससे अबव हो जाए तो दिस इज द स्टिमुलस, राइट, ये देखें, दे हैव ऑलरेडी रिटन इट्स द स्टिमुलस, इंक्रीज इज स्टिमुलस, एंड इफ इट फॉल्स, ठीक है, इफ इट डिक्रीजेस दैट्स आल्सो द स्टिमुलस, ये भी स्टिमुलस है, ये भी स्टिमुलस है। अच्छा, जब ये इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो हमने क्या करना है, ब्लड में से ग्लूकोज निकाल लेना है ताकि इसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाए। अच्छा, ब्लड में से ग्लूकोज कैसे कम होगा, इसके लिए मैसेज इज सेंट टू द पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाज बेटा बनाएगा इंसुलिन, और इंसुलिन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर, और लिवर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था इनटू द ब्लड उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लाइकोजन, एंड दैट इज स्टोर्ड, ठीक है, वो स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ड्रॉप्स डाउन टू द नॉर्मल, ये होता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक तो ये यूज करेगा इसको बेटा, काम करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तो जो है परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन भी इंक्रीज हो जाती है ताकि सेल्स जो है दे शुड टेक मोर, और क्या ले वो, दे शुड टेक मोर ग्लूकोज, so the glucose of concentration glucose concentration in blood should drop to the normal। एक तो वो खुद, ठीक है, सेल्स में चली जाएगी, जो एक्स्ट्रा होगी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द लिवर, एक ये भी मेथड है, राइट। तो उसके अलावा जो है, ठीक है, और जो रेस्पिरेशन रेट है या यूज ऑफ द ग्लूकोज बाय द मसल्स दैट इज आल्सो इंक्रीज, डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू इट विल बी ब्रॉट बैक टू द नॉर्मल, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, which is opposite to the increase, so these are opposite mechanisms, so that's why it's known as the negative feedback mechanism, right। चलें, अब जो बेटा नेक्स्ट है दैट इज द थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने से पहले हम स्टडी करते हैं स्किन को, ठीक है। स्किन में देयर आर सम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विच हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर टू द नॉर्मल, ठीक है। तो उन स्ट्रक्चर्स को जब हम पहले स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे हाउ दे आर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल। स्किन बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग एज इट्स प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो स्किन जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। स्किन में देयर आर सम स्ट्रक्चर्स व्हिच प्रोड्यूस द सीबम, जो ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट हो रही होती है, दैट इज बाय सम ऑफ द ग्लैंड्स, और उनमें क्या होता है, दे आर द एंटीसेप्टिक, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द जर्म्स, ठीक है। अच्छा, और जो ओवरऑल हमारी स्किन की आउटरमोस्ट लेयर है वो मैकेनिकल इंजरी से भी हमें प्रोटेक्ट करती है, डैमेज से, ठीक है। और डैमेज के अलावा जो है इट इज ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट, जो वाटर है दैट इज ऑल्सो नॉट एवेपोरेटेड, या ठीक है, थ्रू और बॉडी विच प्रिवेंट्स द एक्सेसिव वाटर लॉस। अच्छा, स्किन जो है ओवरऑल बेटा ये जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, जनरल इसके फंक्शंस हैं। स्किन जो है दैट्स आल्सो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बिकॉज स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्किन, और स्वेटिंग में क्या चीज आ रही होती है, स्वेटिंग में यूरिया, एक्सेस सॉल्ट्स एंड वाटर आर आल्सो एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। स्वेट में अगर आप समटाइम्स नोट करें तो स्वेट के बेटा व्हाइट से निशान पड़ जाते हैं, जो व्हाइट से होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ द सॉल्ट्स व्हिच आर एक्सक्रीटेड आउट, इसलिए ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है। एक्सक्रीटरी के साथ साथ देखें जो मेजर है, ठीक है, ये वाला हमें डिस्कस करना है, दैट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, सो दैट्स द टेम्परेचर रेगुलेटर एज वेल, राइट। अच्छा, स्किन के अंदर जो है बेटा इट आल्सो हैज सम ऑफ द डिटेक्टर्स। आप देखिए, गर्म चीज जो है हम टच करते हैं तो हमारी स्किन को फील होती है, ठंडी चीज फील होती है, हमारी स्किन को बेटा प्रेशर भी जो है वो फील होता है, पेन फील होती है, टच, इफ समवन टचेज यू वेरी स्लोली तो वो भी आपको फील होता है, बिकॉज इट कंटेन्स रिसेप्टर्स, जिसमें पेन, टच, प्रेशर, ठीक है, हीट एंड कोल्ड के रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट which help in detecting different stimulus, right। चलें, अब हम देखते हैं स्किन का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां से मैं आपको बताती जाती हूँ, इट्स नॉट मच क्लियर बट डायग्राम जो है टू सम एक्सटेंट इट्स क्लियर।
दैट विल बी सफिशिएंट। अच्छा, इसमें जो है बेटा, इट्स स्किन इज ओवरऑल डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। ऊपर आप देखिए, ठीक है, इसके 3 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हम पहले कहते हैं, ठीक है। जनरली इट्स डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। ये जो ऊपर है, दिस इज द एपिडर्मल वन, ठीक है। ये जो 3 लेयर्स कलेक्टिवली मिल रही हैं, दिस इज द एपिडर्मिस। अच्छा, दिस इज बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो नीचे वाली दिस वन है, दिस इज द डर्मल लेयर और डर्मिस, ठीक है। ये दो जो हैं, दीज आर द मेजर लेयर्स ऑफ द स्किन। अब हम इनको देखते हैं कि इनमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट। अच्छा, जो एपिडर्मिस है, फर्दर इसमें आप बेटा देखेंगे, आउटर मैंने आपको बताया है कि ये वाले जो हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं, these are collectively called or these are present in the epidermal layer. Epidermal layer is further divided into 3 layers, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नीचे वाली ये लेयर है, विच इज स्लाइटली येलो हेयर, दैट इज द डर्मल लेयर। ऊपर सबसे एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस के बाद जो है देयर इज डर्मिस प्रेजेंट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं डर्मिस में। अच्छा, इसमें भी चले, इस डायग्राम में आप बेटा देखें, दिस इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आप देखें, देयर आर द 3 लेयर्स। एक ये वाली आपको नजर आ रही है, ठीक है, स्किनी। एंड आप इसके नीचे देखें, दिस रेड वन, ठीक है, ये भी जो है एपिडर्मिस है। और इसके अलावा आप ये ब्लू देखें, दिस वन, लेट मी, अच्छा, ठीक है, इसमें आप देखें, ये जो बेटा ये वाली दिस वन, ये जिसमें पैपिला है, ये देखें, रिजीज हैं, दिस वन, दिस इज ऑल्सो द एपिडर्मल लेयर। ये स्किनी भी एपिडर्मल है, और जो रेड है, दिस इज ऑल्सो द एपिडर्मल लेयर। चलें, अब मैं आपको इनके नाम बताती हूँ। अच्छा, इसमें जो है कौन सी है, अच्छा, इसकी जो फर्स्ट है, दैट्स द कॉर्निफाइड लेयर। जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मल की, दैट इज द कॉर्निफाइड लेयर। कॉर्निफाइड बेटा क्या है, दिस इज द आउटर मोस्ट। इसमें जो आपको सेल्स मिलते हैं, दे आर डेड, ड्राई, फ्लैट एंड हॉर्नी सेल्स। अच्छा, ये हॉर्नी क्यों होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ द कैरेटिन प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज फाउंड इन योर नेल्स एंड हेयर। कैरेटिन प्रोटीन इज डिपॉजिटेड इनटू द सेल्स ऑफ द कॉर्निफाइड, और कॉर्निफाइड लेयर में जो सेल्स हैं, दे आर डेड, उसकी वजह से दे हैव द ड्राई एंड हॉर्नी अपीयरेंस, ठीक है। अच्छा, और ये जो है, दिस इज बेटा वाटर रेजिस्टेंट, and it also prevents the germs from getting into the body, and it also prevents our body from mechanical injury, right? Germs जब तक कट नहीं होगा तब तक they cannot enter। अच्छा, इसके अलावा जो है, व्हेन बेटा देयर सेल्स आर कंटिन्यूअसली रब्ड ऑफ, ठीक है, जब आप इसको, जिसके जो सेल्स हैं आप देखें, जो डेड स्किन है, दैट accumulates at the palms और at the top of the skin, ठीक है, वो जो है इसके सेल्स, दे आर रिमूव्ड एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स, बाय द स्किन और बाय द सेल्स विच आर बीनीथ दिस, ठीक है। और ये जो है, यू विल फाइंड दिस लेयर थिकेस्ट इन सम ऑफ द एरियाज विच अंडर गो वियर एंड टेयर। वो कौन से एरियाज हैं बेटा, सोल ऑफ फीट है या पाल्म्स के ऊपर आप देखें, ठीक है, फ्रंट साइड ऑफ हैंड आप देखें, यहाँ पर हमारी स्किन जो है दैट इज वेरी थिक, और ये कौन सी थिक लेयर है, दैट इज द कॉर्निफाइड लेयर विच इज वेरी थिक, ठीक है। दीज आर द फीचर्स। और यहाँ पर जो है मैं आपको बताती हूँ, दिस वन, दिस जो स्किनी पार्ट है, दिस इज द कॉर्निफाइड लेयर, एपिडर्मल लेयर का, ठीक है। हम 3 लेयर्स में इसको डिवाइड करते हैं। इट्स नॉट, यहाँ पर आप देखें, जो बेटा ब्राउन वन है, दिस ब्राउन पार्ट, दिस इज द कॉर्निफाइड लेयर, दिस इज कॉर्निफाइड लेयर, ठीक है। अच्छा, कॉर्निफाइड के नीचे जो है, दिस वन, पर्पल वन, पर्पल, दिस इज द ग्रैन्युलर लेयर, ठीक है। ग्रैन्युलर लेयर में क्या होते हैं, इट हैज द लिविंग सेल्स। कॉर्निफाइड में हमने पढ़ा है, कॉर्निफाइड हैज द डेड सेल्स,
अच्छा, वी हैव स्टडीड कि बेटा जो कॉर्निफाइड लेयर है इट हैज द डेड सेल्स, इसके नीचे जो ग्रैन्युलर लेयर है इट हैज लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स मींस बेटा दीज सेल्स विल डिवाइड, जब ये डिवाइड करेंगे तो दे विल फॉर्म द न्यू सेल्स, और न्यू सेल्स अल्टीमेटली क्या करेंगे, दे विल बी पुश्ड अपवर्ड या दे विल मूव अपवर्ड एंड अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो फॉर्म द कॉर्निफाइड व्हेन दे विल बिकम डेड। ठीक है, जब ऊपर को मूव करते जाते हैं तो अल्टीमेटली दे ऑल्सो बिकम डेड एंड दे फॉर्म द कॉर्निफाइड लेयर। ग्रैन्युलर लेयर में लिविंग सेल्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे आप देखें ये जो फोल्डिंग्स वाला है, ठीक है, इसको हम कहेंगे, ये जो फोल्डिंग्स वाली है दिस इज द मैलफिजियन लेयर, इसको हम थर्ड लेयर ऑफ एपिडर्मल बोलते हैं। दिस इज द मैलफिजियन लेयर। अच्छा, मैलफिजियन लेयर बेटा इसमें भी क्या है, दी मैलफिजियन लेयर ऑल्सो हैज द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स, और ये वो वाली सेल्स हैं विच अंडरगो मोस्टली माइटोसिस या विच अंडरगो द डिवाइडिंग प्रोसेस। लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, और इन सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, दे हैव अ पिगमेंट which is the melanin. Melanin is the pigment which gives a characteristic color to the skin. This is मेलानिन। मेलानिन की वजह से बेटा हमारी स्किन का कलर होता है। इफ देयर इज मोर मेलानिन इन द बॉडी दैट गिव्स द डार्कर कलर टू द स्किन, एंड इफ देयर इज लेस मेलानिन इट गिव्स द लाइटर कलर टू द स्किन, एंड दिस मेलानिन इज प्रेजेंट इन व्हिच लेयर, that is present in the malpighian layer or in the cells which are present in the third layer of the epidermis. अच्छा, और ये करते क्या है बेटा, ये जो पिगमेंट होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और फ्रॉम द सनबर्न। ठीक है, व्हेन देयर इज मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तो मोर दिस मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच गिव्स अस इंडिकेशन दैट द सन कैन बर्न आवर स्किन, तो वी टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स। अच्छा, इसमें जो है सेल्स डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब डिवाइड करने के बाद आप देखें बेटा यहाँ से डायग्राम से हम देखते हैं, जो थर्ड लेयर है इसमें सेल्स दे आर डिवाइडिंग, डिवाइड होकर ये ऊपर आएंगे। ठीक है, तो ऊपर आके व्हाट विल दे फॉर्म, दे विल फॉर्म द ग्रैन्युलर लेयर, ग्रैन्युलर लेयर बन जाएंगे। अच्छा, ग्रैन्युलर से भी व्हेन दे विल मूव फर्दर, ठीक है, एट द टॉप तो दे विल बिकम डेड एंड अल्टीमेटली दे विल फॉर्म द कॉर्निफाइड लेयर। These are the three layers. Any problem up till now बेटा? चले अब हम करते हैं इसकी सेकेंड लेयर। जो बेटा इसकी सेकेंड लेयर है दैट्स द डर्मल लेयर। सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हैज द थ्री parts. First is the cornified, then is granular layer and third is the malpighian layer. हमने इन तीनों लेयर्स को डिटेल में स्टडी कर लिया है। अच्छा, इसके बाद आप नीचे देखें, दिस इज द डर्मिस। डर्मिस इज, ठीक है, इनर टू या आफ्टर एपिडर्मिस, और हम डर्मिस में देखते हैं कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। चले मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। अच्छा, डर्मिस जो है, डर्मिस में बेटा आप देखें इसमें जो है यू विल फाइंड आउट सम ऑफ द रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स अभी हमने डिस्कस किया। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स बेटा डिटेक्ट करते हैं टू सम ऑफ द स्टिमुलस, जैसे हीट है, कोल्ड है, टच है, प्रेशर है। अच्छा, अब आप देखें ये रिसेप्टर्स, ये ग्रीन नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले, दीज आर द रिसेप्टर्स। अच्छा, टच के रिसेप्टर्स आप देखेंगे ये बेटा ऑलमोस्ट टॉप पर होते हैं, क्योंकि हमें कोई स्लाइटली सा भी टच करे ना तो हम फील कर लेते हैं। ठीक है, वी कैन फील और वी कैन सेंस। वो रीजन ये है कि जो टच के रिसेप्टर्स हैं दे आर ऑलमोस्ट एट द टॉप, ऊपर होते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको कुछ और भी नर्व एंडिंग नजर आ रही हैं, आप ये देखें। ठीक है, दीज आर ऑल्सो द नर्व एंडिंग्स। अच्छा, ये रेड जो है दिस इज शोइंग द ब्लड, इसको हमने करते, ये जो हमें ग्रीन नजर आ रही है ये वाली देखें, जो ग्रीन है ये वाली सारी की सारी, ठीक है, ग्रीन जो है नर्व एंडिंग्स है। अच्छा, ये टच के हैं रिसेप्टर्स। टच के अलावा समटाइम्स आपने बेटा लेबल करना होता है, राइट, तो लेबलिंग में हम क्या करेंगे, आप ये देखें, लेबलिंग में टच है, आप कोई भी, अच्छा, लेबलिंग में बेटा आप कोई भी रिसेप्टर मेंशन कर सकते हो, जैसे टच है, टच के अलावा जो है आप हीट, कोल्ड या टेम्परेचर रिसेप्टर्स भी आप लेबल कर सकते हैं। टेम्परेचर रिसेप्टर्स,
ठीक है, टेम्परेचर रिसेप्टर के अलावा यहाँ पर जो है प्रेशर रिसेप्टर्स भी हैं, ठीक है, और पेन रिसेप्टर्स भी हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो आपको शो किया हुआ है टॉप पर ये टच होंगे, और जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं, टेम्परेचर रिसेप्टर्स को हमने कैसे करना होता है, ये बेटा नर्व एंडिंग्स होती है। कैन यू सी हियर, टेम्परेचर रिसेप्टर्स जो हैं दीज आर, ये देखें एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग्स है, सो दीज आर द टेम्परेचर रिसेप्टर्स, राइट। ये क्या है, दिस इज द टेम्परेचर रिसेप्टर, इट विल डिटेक्ट, टेम्परेचर रिसेप्टर है और ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। लो एंड हाई टेम्परेचर इज डिटेक्टेड बाय दिस नर्व एंडिंग्स आर द टेम्परेचर रिसेप्टर्स। आपने बेटा लेबल करना होता है इन पेपर, सो प्लीज बी केयरफुल कि ये कौन से हैं। अच्छा, प्रेशर जो है, प्रेशर थोड़ा स्लाइटली ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करें स्किन के ऊपर तो देन वी फील द प्रेशर। तो जो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं वो बेटा थोड़े से आपको डीप इन स्किन मिलेंगे। टॉप पर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, टच रिसेप्टर्स होते हैं, स्लाइटली सा भी हमें कोई टच करे तो वी कैन फील। और जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं, टेम्परेचर रिसेप्टर्स आर द नर्व एंडिंग्स, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। अच्छा, प्रेशर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेशर रिसेप्टर्स आर स्लाइटली लोअर और डीपर इनटू द स्किन। जैसे यहाँ पे मैं कुछ बना देती हूँ, ठीक है, रिसेप्टर ये थोड़े से आपको डीपर मिलेंगे। और पेन जो है, पेन हमारे पास टच के आप नीचे कर लेंगे भी थोड़े से ऊपर ही होते हैं, पेन भी हमें फील होती है, कट लगता है, ठीक है, तो पेन भी ऊपर है। हमने ज्यादातर जो लेबल करना होता है इनटू आवर सिलेबस, दैट्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने आपको बताया है, दीज आर द नर्व एंडिंग्स। और ये जो मैंने आपको टच बताया है, टच जो है ये बेटा टॉप पर प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट एट द टॉप बिकॉज हमें कोई स्लाइड सा भी टच करता है तो फील होता है। अच्छा, प्रेशर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, दे आर डीपर इनटू द स्किन, और पेन को हम इन बिटवीन कोई जो है उसको हम लेबल कर देंगे। अच्छा, रिसेप्टर्स हो गया। रिसेप्टर्स के अलावा आप देखें स्किन में क्या चीज प्रेजेंट होती है, स्किन में जो है बेटा हेयर आर ऑल्सो प्रेजेंट। अच्छा, अब ये जो एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मल के बाद नीचे आप देखें डर्मल लेयर स्टार्ट हो रही है। डर्मल लेयर में आप देखें, कैन यू सी हियर द फोल्डिंग्स, ये जो हमें रिजेस नजर आ रहे हैं, रिजेस, ठीक है, ये जो टर्न्स नजर आ रहे हैं, इन टर्न्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द पैपिले। दिस इज द सिंगुलर इज द पैपुला एंड प्लूरल आर द पैपिले। ये जो फोल्डिंग्स हैं, ठीक है, दीज फोल्डिंग्स आर द पैपिले। अच्छा, नीचे जो है आप स्ट्रक्चर देखें, कैन यू सी हेयर, ये आपको हेयर नजर आ रहा है। अच्छा, हेयर कैसे बनता है बेटा, हेयर जो है, हेयर इज फॉर्म्ड, ये जो हमारे पास एपिडर्मल लेयर है ये बेटा सिंक होती है इनटू द, अच्छा, ये एपिडर्मल लेयर सिंक होके जाती है इनटू डर्मिस। एपिडर्मल लेयर ही बेटा आप देखिए अंदर को सिंक होके जा रही है एंड इट इज फॉर्मिंग अ होलो ट्यूब, ठीक है। साथ हम सेबेशियस ग्लैंड्स अभी नहीं बनाते, ये ऐसे ये सिंक होके अंदर जाएगी एंड इट विल फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज द हेयर फॉलिकल, ये जो ट्यूब है। और ये बनी कैसे है, इट इज फॉर्म्ड बाय सिंकिंग ऑफ द एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर सिंक होकर डर्मल लेयर में गई है तो इट हैज फॉर्म द ट्यूब विच इज नोन एज द हेयर फॉलिकल। अच्छा, हेयर फॉलिकल के अंदर जो है नीचे बेस पर क्या प्रेजेंट होता है, बेस पर देयर आर द, अच्छा, बेस पर जो है बेटा यू विल फाइंड आउट देयर इज द हेयर पैपिले, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी क्या होते हैं, इट ऑल्सो हैज सम ऑफ द टिश्यूज। अच्छा, और ये टिश्यूज क्या कंटेन करते हैं, दीज टिश्यूज हैव ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। नर्व्स आर प्रेजेंट एट द बेस। यहाँ पर जो टिश्यू नजर आ रहा है इसको हम पैपिला, हेयर पैपिला बोलते हैं।
ठीक है, these tissues have the blood vessels and the nerve endings. अच्छा, at the top of this tissue what is present, यहाँ पर जो है बेटा there are the epidermal cells present. और epidermal cells क्या करते हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम कर लेते हैं these are the, ये जो है these are the epidermal cells. और यहाँ पर हम कनेक्टिव सेल्स या epidermal not epithelial cells, epithelial cells are present और dividing cells are present at the top of this tissue. अच्छा, ये जो बेटा dividing cells हैं what will they do, ये divide करेंगे, ठीक है, divide करने के बाद they will keep on moving upward. जैसे ये divide करेंगे तो ये ऊपर move करते आएंगे. अच्छा, जब ये ऊपर move कर रहे होंगे तो they will become dead. ओके, ठीक है, जब ये ऊपर मूव करेंगे तो दे विल बिकम डेड और अल्टीमेटली दे विल बी पिगमेंटेड विद केराटिन एंड दे विल फॉर्म द हेयर. हेयर किससे बनता है, दैट्स मेड अप ऑफ द डेड सेल्स. वो डेड सेल्स आपने सुना होगा ना कि वी शुड टेक प्रोटीन, प्रोटीन इज गुड फॉर द हेयर. तो हाउ दैट प्रोटीन इज प्रोवाइडेड टू द सेल्स, दैट प्रोटीन इज प्रोवाइडेड बाय द ब्लड वेसल्स which are present in this hair papilla, right? And there are some living cells present which divide, and when they move upward they are impregnated with the keratin and they form the hair. तो यहाँ से ये hair जो है that's made up of these dead cells. अच्छा, ठीक है, इसके साथ आप देखें hair के साथ बेटा क्या होता है, हेयर क्या करता है, हेयर जो है बेटा ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर. हम इसको आगे अभी देखते हैं. अच्छा, हेयर के साथ कैन यू सी हियर देयर इज द इरेक्टर मसल प्रेजेंट. आप ये देखिए ये वाला जो रेड है दिस इज द इरेक्टर मसल प्रेजेंट. इरेक्टर मसल क्या करता है, ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इरेक्टर मसल तो हेयर जो है इट विल बी स्ट्रेटन अप लाइक दिस. हेयर जो है दैट्स स्ट्रेटन अप. अच्छा, जब हेयर स्ट्रेटन अप होगा तो इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर. ये एंड पर हम दोबारा इसको स्टडी करते हैं. इरेक्टर मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड दे विल स्ट्रेटन अप द हेयर. अच्छा, इसके साथ आप देखें हेयर के साथ जो है आप यहाँ पर देखें बेटा ये जो है दीज वन. अच्छा, ये क्या है, दीज आर द sebaceous glands. These are the sebaceous glands. और sebaceous glands भी कैसे बनते हैं, जब आप देखें कि ये एपिडर्मल लेयर सिंक होती है इनटू द डर्मल लेयर. ठीक है, सिंक होके इट फॉर्म्स द sebaceous glands and two sebaceous glands are attached or they are present with the hair follicle. ये hair follicle tube बनी थी ना in which the hair was formed, right? So hair follicle के साथ you can see here two sebaceous glands are attached with which are also formed by sinking of the epidermal layer. ये नीचे सिंक हुई and it has formed the sebaceous glands. Sebaceous glands बेटा क्या करते हैं, sebaceous glands जो हैं they secrete a chemical which is known as the sebum. ठीक है, sebaceous gland they secrete a chemical which is known as the sebum. और sebum क्या करता है, it lubricates the hair, keeps the skin moist and smooth. And sebum जो है it also prevents from dehydration. एक और important function जो है that is it is antiseptic. Antiseptic are those which prevent the growth of bacteria on skin. ठीक है, जैसे हम स्किन के ऊपर एथेनॉल अप्लाई कर रहे होते हैं, डिटोल अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑल दीज आर द एंटीसेप्टिक्स. तो इसी तरह हमारी स्किन में जो सीबम है विच इज सिक्रेटेड बाय द सेबेशियस ग्लैंड दैट्स आल्सो द एंटीसेप्टिक. ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी हो गया, वी वर डूइंग इन दिस डायग्राम, तो इसी में हम कंप्लीट करते हैं. अच्छा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, वी हैव डन द ब्लड वेसल्स. और अच्छा, स्वेट ग्लैंड हम करते हैं. अच्छा, इसमें जो है बेटा ब्लड वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट और ब्लड वेसल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड टू अ वेसोमोटर नर्व. जो हमारी बॉडी में नर्व है स्किन में दैट कंट्रोल्स द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, दैट्स द वेसोमोटर नर्व. arteries divide into arterioles and arterioles enter into और आर्ट्रियोल्स जो है बेटा वो एंटर होते हैं. यस, यहाँ पे आप देखें जो आर्ट्रियोल्स हैं वो एंटर होते हैं इनटू और
skin, then they form the capillaries. तो जो arterioles हैं they are controlled by a nerve which is the vasomotor nerve. यहाँ पर दो phenomena है, one is the vasoconstriction and other is the vasodilation. अच्छा, vasoconstriction, constriction क्या है? That's the contraction of the arteries. जब arteries constrict होंगी तो what will happen बेटा, उनका जो lumen है, ठीक है, lumen will be narrow. ल्यूमेन नैरो होगा तो इसका डायमीटर, ल्यूमेन का डायमीटर जो है दैट विल बी लेस. लेस की वजह से लेस ब्लड विल फ्लो फ्रॉम दिस ल्यूमेन. लेस ब्लड की वजह से वी लुक पेलर बिकॉज लेस ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द स्किन. अच्छा, जब लेस ब्लड यहाँ से फ्लो करता है तो जो ब्लड है इट ऑल्सो कैरीज द हीट. So less heat is dissipated or lost from the body जब less blood करता है. And this phenomena occurs in winter. विंटर्स में क्या होती है? वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है बिकॉज वी हैव टू रिजर्व द हीट इनसाइड द बॉडी. तो लेस हीट इज डिसिपेटेड थ्रू लेस फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स. अच्छा, सेकेंड जो फिनोमिना है बेटा दैट इज द वेसोडाइलेशन. इट इज ऑपोजिट टू वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड दिस अकर्स इन समर. इसमें क्या होता है? डायलेशन ऑफ द आर्टरीज होती है. डायलेशन की वजह से, ठीक है, मोर डायमीटर की वजह से मोर ब्लड फ्लोज. मोर ब्लड विल फ्लो, राइट, मोर डायमीटर मोर ब्लड विल फ्लो. और मोर ब्लड की वजह से what will happen? More heat is lost through the body and this phenomena occurs in summer. So these blood vessels are also present in the skin. एक हमारे पास और स्ट्रक्चर है which is very important, ठीक है, वो हम कर लेते हैं. और ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, इसमें जो है बेटा ये चीज, ये स्ट्रक्चर देखिए आप, दिस वन, ये वाला जो है. अच्छा, दिस इज द स्वेट ग्लैंड. अच्छा, ब्लड वेसल्स के साथ ही आप देखें, दीज आर द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के साथ जो है देयर इज द स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट. दिस इज द स्वेट ग्लैंड विच विल प्रोड्यूस द स्वेट ग्लैंड. इट विल प्रोड्यूस द स्वेट. अच्छा, स्वेट ग्लैंड अगर आप देखें तो ये है क्या बेटा? दिस इज द नॉट ऑफ अ ट्यूब. ये ट्यूब है, उसका आप देखें कि नॉट है विच इज कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स. और ब्लड वेसल्स में से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे, वाटर है, सॉल्ट्स है, यूरिया है, दैट विल बी डिफ्यूज्ड इनटू दिस स्वेट ग्लैंड. अच्छा, स्वेट ग्लैंड के साथ आप देखें देयर इज द ट्यूब, दिस वन डक्ट विच इज नोन एज द स्वेट डक्ट. ये जो ट्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द स्वेट डक्ट. दिस इज स्वेट डक्ट. और मैंने आपको बताया हुआ है बेटा जो डक्ट है वर्ड दिस इज यूज्ड फॉर द ट्यूब. This is a sweat duct. This sweat duct opens to outside by a hole. ठीक है, बाहर जो होल होता है या पोर होता है इसको हम बोलते हैं दिस इज द स्वेट पोर. स्वेट पोर. अच्छा, ये स्वेट क्या करता है बेटा? एज वी हैव सीन इट इज कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स. तो इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट होगा दैट विल बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. वो स्वेट डक्ट के थ्रू जो है वो कहां पर आ जाएगा? एट द टॉप ऑफ द स्किन आ जाएगा और वहां से ये रिमूव हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये फिनोमिना हो गए. और अब हम देखते हैं, अच्छा, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस. क्या है? बिल्कुल बेटा बॉटम पर आपको एक सब क्यूटेनियस लेयर नजर आती है. इसमें ही हम डायग्राम में देखते हैं, ये देखें. अच्छा, दीज आर द टू लेयर्स. ये वाली जो थी दिस वाज द एपिडर्मल वन, दिस येलो वन वाज द डर्मल लेयर. टू लेयर्स हमने किए और डर्मल लेयर में हमने स्ट्रक्चर्स किए हैं. मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ. इसमें हमने बेटा सेंस ऑर्गन्स किए. सेंस ऑर्गन्स के अलावा हमने इसमें हेयर किया है. हेयर के अलावा ये सेबेशियस ग्लैंड्स विच आर पर्पल हेयर. सेबेशियस ग्लैंड्स के अलावा हमने जो है अभी स्वेट डक्ट किया है, स्वेट ग्लैंड किया है विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इनटू द डर्मिस. और इसमें हमने ब्लड वेसल्स किए हैं. ठीक है. और नर्व एंडिंग्स, ब्लड वेसल्स, ये वाले स्ट्रक्चर जो है दीज आर प्रेजेंट इन डर्मिस. अच्छा, इसके नीचे जो ये वाली लेयर आपको नजर आ रही है दिस वन, ये वाली लास्ट वन, दिस वन जो है इसमें आपको ये नजर आ रही हैं दीज आर द एडिपोज टिश्यूज. और ओवरऑल इस लेयर को हम बोलते हैं दिस इज द बेटा सबक्यूटेनियस लेयर. ये जो लास्ट वन है दिस इज द सबक्यूटेनियस लेयर.
और ये जो है, जो हमें सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द एडिपोज सेल्स, adipose cells or adipose tissues. ठीक है, you can see it's the combination of the cells. So these are the adipose tissues. जो last layer है, this is the subcutaneous layer. और ये बेटा मैं आपको यहां से बता देती हूँ quickly. अच्छा, लास्ट जो लेयर है, दिस इज द, ठीक है, सबक्यूटेनियस, एंड दिस इज प्रेजेंट बीनीथ डर्मिस. इसमें बेटा वी हैव सीन सम ऑफ द एडिपोज टिश्यूज आर प्रेजेंट. एडिपोज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ एडिपोज सेल्स एंड दे स्टोर फैट्स. ये फैट को स्टोर करते हैं. जैसे फैट जो है, दैट्स द इंसुलेटिंग लेयर, इट प्रिवेंट्स द हीट लॉस. हमारी बॉडी में अगर हीट प्रोड्यूस हुई है विंटर में, तो इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट, दीज एडिपोज. इसलिए आपने देखा होगा विंटर में बेटा हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं ताकि हीट शुड बी प्रिजर्व्ड इन द बॉडी बिकॉज ऑफ मोर फैट्स इन द स्किन. अच्छा, अब बेटा दो जो है मैकेनिज्म है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम करते हैं हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है. हमने अभी स्टडी किया था दैट द थर्मो रेगुलेशन विच द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, दैट इज डन बाय द स्किन. तो अब स्किन में जो है कौन से स्ट्रक्चर्स हैं या ये कैसे करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसमें आप देखें, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, वार्म डे के ऊपर हमारी बॉडी जो है इट्स टेकिंग हीट फ्रॉम द आउटसाइड बाय रेडिएशंस. ठीक है, सन जो है ब्राइट है बहुत, तो मोर रेडिएशंस के थ्रू जो है हमारी हीट गेन करेगी, हमारी बॉडी गेन करेगी हीट को. ठीक है, या यू हैव ईटन समथिंग हॉट, उसकी वजह से भी हो सकता है. मोर मेटाबॉलिक रेट जो है उसकी वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो सकता है. जब बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो वो क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट द हीट लॉस सेंटर इन द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. अब हीट लॉस सेंटर जो है, इसने क्या करना है, इसने हमारे बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स को एक्टिवेट करना है, कुछ मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करना है, राइट. तो वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं, वो ये आप देखिए, अभी हमने स्टडी किया था जो आर्ट्रियोल्स हैं. ठीक है, अभी हमने किया, आर्ट्रियोल्स जो है द स्किन वो डायलेट हो जाएंगी ताकि मोर ब्लड शुड फ्लो. ठीक है, और मोर हीट शुड बी डिसिपेटेड फ्रॉम द बॉडी. और जो हीट लॉस होता है दैट इज बाय रेडिएशंस, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. इन प्रोसेस के थ्रू होती है. हीट इज लॉस्ट बाय रेडिएशंस, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. अच्छा, नेक्स्ट जो है क्या होगा बेटा, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी. गर्मियों में आप देखें हमें स्वेटिंग होती है, उसका पर्पस क्या होता है, ताकि जो हीट है इट शुड बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी. स्वेट ग्लैंड्स है, दे विल बी एक्टिवेटेड, मोर स्वेट विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट. मोर की वजह से व्हेन इट विल एवेपोरेट, तो इसमें क्या होगा, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स विल एवेपोरेट, लिविंग बिहाइंड द लो एनर्जी मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा. स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, आर्ट्रियोल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी. थर्ड आप देखिए, रैपिड ब्रीदिंग, बिकॉज ब्रीदिंग से भी क्या होता है, सम ऑफ द हीट इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग की बेटा क्या हो जाएगी, इट विल ऑल्सो बिकम रैपिड. अच्छा, मेटाबॉलिक रेट देखें, बिकॉज हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड थ्रू सम ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी स्लो डाउन हो जाएंगे, राइट. अच्छा, एक और बेटा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, एंड यू विल फाइंड आउट सम ऑफ द एमसीक्यूज. उसमें आप देखें कि जब ऑलरेडी बाहर टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का हाई है बाहर, तो तब हीट कैसे आप देखें कि डिसिपेट होगी. उस केस में हीट इज ओनली डिसिपेटेड या हीट इज लॉस्ट ओनली बाय एवेपोरेशन ऑफ द स्वेट फ्रॉम द बॉडी. आपने याद रखना है, जब ऑलरेडी जो है बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, तो दिस इज द ओनली mechanism through which the heat is lost from the body, that is evaporation of the sweat. बाहर ऑलरेडी हाई है, तो आप देखें वेसोडाइलेशन से तो लॉस नहीं हो सकता ना, लो टू हाई इट्स नॉट पॉसिबल. इनसाइड अगर कंपेयर करें आप, आउटसाइड, आउटसाइड इज मोर, इनसाइड इज लेस, तो ये वाला फिनोमिना जो है इट विल नॉट वर्क आउट. So this is the only method through which the heat is lost when the surrounding temperature is high. You have to remember this. This is very important. ये जो है this is very important. अच्छा, अब आप देखें इसमें क्या होगा, when the body temperature is low, low temperature है,
ऑन कोल्ड डे तो व्हाट विल हैपन, हमारी बॉडी का हीट गेन सेंटर एक्टिवेट होगा। हीट गेन में जो आर्ट्रियोल्स हैं दे विल कंस्ट्रिक्ट, when they will constrict, less blood will flow and less heat will be dissipated from the body, अंदर ही हमारी बॉडी में रहेगी। अच्छा, स्वेट ग्लैंड जो है दे लेस एक्टिवेटेड, सो लेस हीट शुड बी, स्वेट तो प्रोडक्शन ही नहीं ना होती विंटर में आप देखें। अच्छा, इसके अलावा आप देखें जो मेटाबॉलिक रेट है बेटा बॉडी का दैट ऑल्सो डिक्रीजेस, ये भी हो जाता है। अच्छा, सम विंटर में जो है एक और फिनोमिना भी है वो मैं आपको बताती हूँ, दैट्स द इरेक्शन ऑफ द हेयर और फॉर्मेशन ऑफ द गूज पिंपल्स। विंटर में ये जो बेटा इरेक्टर मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे, ये देखें। अच्छा, हमने यहाँ पे किया था, ये इरेक्टर मसल्स हैं, ये वाले यहाँ पे पर्पल है। इरेक्टर मसल्स बेटा ये कंट्रैक्ट करेंगे और आप हेयर देखें, इट हैज स्ट्रेटन अप, ये स्ट्रेट हो गया हेयर, ठीक है। कैन यू सी हियर, ये हेयर जो है दीज आर स्ट्रेटन अप। अच्छा, जब ये बेटा हेयर स्ट्रेट अप हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ लेयर जिसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, इनके बीच में एयर इज ट्रैप्ड। अच्छा, एयर क्या है, एयर इज इंसुलेटर, इंसुलेटर ऑफ हीट। अच्छा, यहां पर जो एयर ट्रैप होगी, एयर विल फॉर्म अ लेयर एंड दैट लेयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, जिसकी वजह से जो बॉडी की हीट है दैट इज नॉट लॉस्ट टू आउटसाइड बिकॉज ऑफ द एयर। और एयर कहां पे ट्रैप होती है, बिटवीन दिस इरेक्टेड हेयर। तो ये जब इरेक्शन है हेयर की, इसको हम गूज पिंपल्स भी बोलते हैं, गूज बम्प्स, फॉर्मेशन ऑफ द गूज बम्प्स या गूज पिंपल्स भी बोलते हैं। तो विंटर में इरेक्टर मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और गूज पिंपल्स आर फॉर्म्ड। समर में आप देखिए नो इरेक्शन, ठीक है, जो इरेक्टर मसल्स हैं ये रिलैक्स ही करते हैं एंड नो गूज पिंपल्स आर फॉर्म्ड, ये विंटर में होता है। और समर ये समर में होता है। और ये जो है इरेक्शन ऑफ द erector muscles, contraction of the erector muscles and the formation of the goosebumps, that's the phenomena that occurs in winter to prevent the heat loss from the body, right? These are the phenomena. आप इसमें देखें arterioles in the skin, erector muscles, these are the phenomena. Yes, ठीक है बेटा, इसमें हमने इरेक्टर मसल्स का भी बताना है या फॉर्मेशन ऑफ द गूज बम्प्स। इसको मेंशन कर दें, गूज बम्प्स आर फॉर्म्ड, और थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन भी कर दें, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंस समर में और विंटर में। अच्छा, थ्रू दीज मैकेनिज्म्स और बॉडी टेम्परेचर इज brought back to the normal, तो इनको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स बोलते हैं। नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर विल बी हाई, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, विच इज ऑपोजिट टू हाई। इसी तरह इफ द बॉडी टेम्परेचर इज लो तो इट विल बी हाई, राइट। सो दीज आर ऑपोजिट टू द stimulus, so that's why these are known as the negative feedback mechanisms, right? चले, any problem beta up till now? We have completed this chapter in this 1 hour, right? नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, इसके बेटा पास्ट पेपर जो सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम you can text me and let me know. चलें, thank you beta, thank you Abdul Wahab for being in the live session. Thank you guest and thank you to Mesa beta for being in the live session. Take care. I'm going to sign out now. Take care and Allah Hafiz.